नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि परीक्षा मंथन पढ़ने चाहिए। परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 नाम से आ चुकी है मार्केट में। जनवरी से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर्स उन्होंने कवर किया है। मेरी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से रहेगी कि आपको रोज़ जो लक्ष्य 2 है उसमें जितना भी करंट अफेयर्स दिया गया है वो हम आपको ढंग से डिस्कस कर सकें और एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर बता सकें आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो शुरुआत के जो लक्ष्य में पोर्शन है, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे राष्ट्रीय मुद्दे में कई सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो शुरुआत के 3-4 पन्ने हैं वो कवर करेंगे। दोस्तों, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये दो जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया। ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इन दोनों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि वंदे भारत मिशन क्या है या समुद्र सेतु मिशन क्या है। देखिए, वंदे भारत मिशन जो अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप हुआ और लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे इंडियंस जो बाहर फंस गए उनको इंडिया में लाने के लिए जो जहाज़ के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से लाया गया, तो उसके लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया उसको वंदे भारत मिशन कहा गया। ठीक है, जो लोग समुद्र के रास्ते इंडिया आए उसको ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा गया। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहला क्या बोल रहा है कि जहाज के माध्यम से आया तो वंदे भारत मिशन, जो लोग समुद्र के रास्ते इंडिया वापस आए उन्हें कहा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। इन दोनों को समझिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, ढंग से पढ़िएगा इसको आप। अच्छा, बाकी अगला देखते हैं, भारत और चीन के बीच झड़प। अब ये थोड़ी सी करंट अफेयर्स क्योंकि पुराना है, 2-3-4 महीने पर। अब तो आज जो हम देख रहे हैं यहाँ तो लड़ाई हाथापाई और लोग मरने लगे हैं। तो झड़प के ऊपर एक सवाल मुझे लगता है कि प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा और इंटरव्यू में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो मसला है, वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम समझेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पूछ सकता है। जैसे कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है बाउंड्री, एक होता है फ्रंटियर, एक होता है LOC और एक होता है LAC। ठीक है, बाउंड्री तो देखिए फिक्स बाउंड्री होती है, जो ये रेखा है, लक्ष्मण रेखा टाइप की होती है। ठीक है, बाउंड्री है हमारी। फ्रंटियर एक फिक्स फ्रंट लाइन नहीं होती है, लेकिन एक पोर्शन बोल देते हैं कि हाँ भाई, एक जहाँ पर डायरेक्ट लाइन नहीं है लेकिन लोग नो मैंस लैंड की तरह काम होता करते हैं, उसे फ्रंटियर कहा जाता है। LOC हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं और LAC हम चाइना के साथ बनाते हैं। ये तो 3-4 चीज़ें इनको पढ़ना ज़रूरी है, ये एग्जाम से पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, फिर इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एरिया बाउंड्री जो कनेक्ट होती है वो किसके साथ होती है, ये आपको जानना जरूरी है। ज्योग्राफी में पूछा जाता है ये। ठीक है, अगर चाइना से बात करते हैं तो चाइना में देखिए क्या किया उन्होंने। सिक्किम सेक्टर में वहाँ पर नाकुला तथा लद्दाख के पैंगोंग जो लेक है वहाँ पर ये थोड़ा सा विवाद हुआ है। देखिए, जो बाउंड्री है चाइना की वो 3 हिस्सों में बटी है। एक है वेस्टर्न पोर्शन, एक है मिडिल और एक है ईस्टर्न पोर्शन। ईस्टर्न में आता है आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मिडिल में आता है आपका उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वी में आता है आपका लद्दाख स्काई चीन वगैरह सब आते हैं। ठीक है, तो विवाद समय हो रहा है, पहले हुआ था बल्कि इनफैक्ट जो सिक्किम का पोर्शन हुआ था, जो पूर्वी सेक्टर में हुआ था, जहाँ सिक्किम में हुआ था, और आजकल चल रहा है लद्दाख सेक्टर में, नहीं वेस्टर्न सेक्टर में चल रहा है इसके लिए। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि नाकुला जो पार्ट है वहाँ पे हुआ है। देखिए, पीसीएस प्री में पासेस को लेकर कई बार सवाल पूछे गए हैं, कितने सारे पास है, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आपको आ जाएगा। चूंकि नाकुला में विवाद हो रहा है तो मान के चलिए कि नाकुला के बारे में पूछ सकता है कि भाई नाकुला जो पास है वो कहाँ है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है, कहाँ है। तो नाकुला पास जो है वो सिक्किम में है। पास क्या होता है? देखिए, पास जब हिमालय बन रहा, हिमालय प्लेट टेक्टोनिक हुआ, एक प्लेट अंदर गई, दूसरी प्लेट ऊपर आई, सबमर्जन हुआ, उसमें से हिमालय उठना शुरू हुए, तो एक बाउंड्री बन जाती है ऐसे ना। अब इसी बीच में कुछ इन पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गैप मिला। ठीक है, उस गैप से जो नदियाँ होती हैं वो क्रॉस करती हैं, लोग ट्रैवल भी करते हैं। ठीक है, तो इनको पास कहा जाता है। चाइनीज़ भाषा में से ला कहा जाता है, ला मीन्स पास। ठीक है, तो नाथुला का नाम सुना होगा। आज का जो विवाद हुआ वो नाकुला में हुआ। नाकुला सिक्किम में है। ठीक है, बाकी पैंगोंग झील जो लद्दाख में, वो भी 140 किलोमीटर के लगभग है। कुछ पोर्शन इंडिया क्लेम करता है, कुछ पोर्शन चाइना क्लेम करता है, वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो नाकुला को पता होना चाहिए सिक्किम में ये हुआ है, वहाँ पर ही विवाद हुआ ही है। चलिए आगे देखते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब नाकुला के बारे में बात के लिए सिक्किम में है, ठीक है। आपको एक चीज़ और करनी है, देखिए वो जितने भी पासेस हैं, जितने पासेस गए हैं, इन पासेस को आपको समझना होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे पासेस आते हैं। तो ज्योग्राफी की आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे महेश मलवाल पढ़ रहे हैं, चाहे आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, पासेस का एक सवाल आपको आ जाएगा। करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, नाकुला इंपॉर्टेंट था, नेथुला, जलिपा, ये सब जो हैं ये सिक्किम में है। जैसे लिखा भी इसके अंदर कि सिक्किम में नाकुला के साथ अलावा नाथुला और जलपा, ये दोनों भी सिक्किम में हैं। तो पासेस के ऊपर सवाल आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके। अच्छा, बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके ऊपर क्या हुआ है? देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, गिलगिट पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने एक ऑर्डर दिया कि यहाँ पर इलेक्शंस कराइए। अब इंडिया तो बोलता है कि हमारा देश है, हमारा जगह है, आपने हम जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो अब कैसे आपका सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर दे सकता है कि आप इसमें इलेक्शंस कराइए? तो इंडिया ने जो बहुत अच्छी बात है, टेक्निकल एक टर्म इस्तेमाल की है, वो है डिमार्शे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमार्शे। डिमार्शे का मतलब क्या है कि डिमार्शे का तात्पर्य एक देश दूसरे देश को जारी किया गया आपत्ति पत्र है, ऑब्जेक्शन, कि भाई आप कैसे कर सकते हो, ये हमारा इलाका है। तो इस वर्ड को जो इस्तेमाल किया गया वो डिमार्शे बोला गया। इसको एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ये टेक्निकल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया इंडिया ने चूँकि सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर बोला कि बाल्टिस्तान पे आप इलेक्शन कराइए, गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया का हिस्सा है। तो इंडिया ने आपत्ति पत्र वहाँ पर दिया है पाकिस्तान को कि आप ये नहीं करा सकते, और इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है डिमार्शे बोला जाता है। एग्जैक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक तथा नागरिक कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019। देखिए, सूचकांक यानी इंडेक्स के ऊपर बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है, वैसे आपको पढ़ना भी है। ये जो हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, जीवन सुगमता सूचकांक, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 इस नाम से जारी किया गया है इसको। इसमें लगभग 100 स्मार्ट सिटीज़ को और लद्दाख की जो आबादी के जो कुछ शहर होते हैं उसको 14 शहरों को लिया गया, और वहाँ पे नागरिकों की जीवन की क्वालिटी कितनी है, कि उनको बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सफाई मिल रही है, सड़कें हैं, इसके ऊपर एक इंडेक्स तैयार किया गया है। और इसमें एक इंडेक्स दिया गया, रैंकिंग दी गई कौन सा शहर या म्यूनसिपालिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो समझिएगा कि ये जीवन सुगमता सूचकांक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया हुआ है। पूछते हैं ये चीज़ें वो, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। ब्रू शरणार्थी, कई बार आपका जनजातियों का सवाल आता है, ये भी ज्योग्राफी का हिस्सा है कि जनजातियाँ, कौन जनजाति कहाँ पर है। हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो संथल और मुंडा, ये सब की बात करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी जनजाति देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन जनजाति होती है, तो जनजाति के ऊपर यानी ट्राइबल्स के ऊपर एक सवाल जरूर आता है, आपको बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहा वह ब्रू शरणार्थियों का रहा। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक एग्रीमेंट हुआ है अमित शाह में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, साथ में त्रिपुरा और मिजोरम में, इन तीनों ने मिलकर एक साइन किया गया है कि जो ब्रू समुदाय के लोग हैं वो उनको थोड़ा सा सेटलमेंट कराया जाएगा, उनको रहने की जगह दी जाएगी। इसके अंदर 34,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनको त्रिपुरा में जगह दी जाएगी। अच्छा, ये जनजाति क्या है, ये आपस में लड़ रही थी। जो समझौते के अनुसार लगभग 34,000 ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा इसमें थोड़ा सा फंडिंग करेगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ब्रू समुदाय जो लोग होंगे वो त्रिपुरा में होंगे। मिजोरम और त्रिपुरा में विवाद था, त्रिपुरा में इसको बसाया गया। कुछ लोग मिजोरम में भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं रखा गया है कि मिजोरम से इसको शिफ्ट करके उन लोगों को शिफ्ट करके त्रिपुरा में डाला जाएगा। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको रखा जाएगा, लेकिन त्रिपुरा में बेसिकली उनको बताया जाएगा ब्रू जनजाति। तो पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये ब्रू जनजाति कहाँ पे होती है। एक बार अंडमान निकोबार की जनजाति के बड़ा वो करंट अफेयर्स में वो हाईलाइटेड थी, कौन सी थी जनजाति थी, चाहे जरावा थी, कौन सी थी, तो उसका सवाल पूछा गया था। तो ये ब्रू जनजाति है, ये इस समय न्यूज़ में, तो इसका बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो ये त्रिपुरा में है, ठीक है। इनका जो विवाद हुआ था, ये मिजो जनजाति होती, तो मिजोरम में जो जनजाति होती है मिजो, तो इनसे विवाद हो गया था इनका।
तो मिज़ो वालों ने इनको थोड़ा सा खदेड़ दिया और ये बहुत परेशान हो गए, तो इनको दोबारा बसाया जा रहा है इसके अंदर। तो मिज़ो जो है मिजोरम की है, ब्रू जो है त्रिपुरा की है, ठीक है। एक बोडो समझौता हुआ है। अब एक जनजाति और आ रही है, बोडो वाली। बोडो जो होती है कि इनमें एक समझौता कराया गया इन्होंने, बल्कि 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार और असम सरकार और बोडो ग्रुप ने एक समझौता किया है। अब बोडो ग्रुप देखिए क्या है, ये जो असम के लोग हैं, जो नेटिव असम के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ कि दो चीज़ें हुई हैं। एक, जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब चाय उनको उगाना हुआ, चाय की जब खेती करना शुरू की, चाय के बागान लगे, तो बहुत सारे बिहारी हो गए या बंगाली हो गए, इनको असम में बसाया गया, मजदूर के रूप में गए वहाँ पर और बसे वहाँ पर ये। उसके बाद 1971 का जो वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश अलग होता है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर असम पहुँचते हैं, ठीक है। जब ये लोग वहाँ पहुँचे, पहले अंग्रेज़ों ने बसाया बिहारियों को, बाद में ये जो बांग्लादेश के लोग पहुँचे वहाँ पर, तो जो बोडो लोग हैं, जो आसामी जो लोकल लोग हैं, ये लोग माइनॉरिटीज़ में आ गए और बाकी लोगों ने वहाँ पे जाके जगह पे कब्जा कर लिया, रहने लगे, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लगे। तो जो विवाद हुआ, बाद में एक बोडो ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो जिसने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, जो असम है उस पर पहले जो लोकल लेवल के लोग हैं उनका हक है, उनको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो काफ़ी पहले इन्होंने टेररिस्ट के रूप में काम किया था, बाद में ये लोगों ने समझौता कर लिया। बोडो काउंसिल बनती है जिसमें सरकार बोलती है कि आप अपना एक काउंसिल बनाओ जिसमें खुद ही आप इसको रन करो, ऑटोनोमस बॉडी का रन करो इसके अंदर। तो ये समझौते अभी हो रहे हैं इसके अंदर। इसमें कुछ बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का विस्तार किया गया है। इसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदयगिरी, इन 2-3-4 जिलों को जोड़ा गया इसके अंदर, ठीक है। बाद में एक चीज़ और बोली गई है कि असम इस समझौते में कि ऐसा करेंगे कि जो बोडो भाषा है उसको हम एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी करेंगे, असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी कही जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दोस्तों क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं। पहला समझिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तान की क्या है, नेशनल लैंग्वेज से क्या फ़र्क है, नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना जरूरी है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। जनजाति हमने पढ़ा, ब्रू जो है आपकी त्रिपुरा में है, मिजो मिजोरम में है, बोडो असम में है। एक जनजाति और आती है, वो आता है आपका नागा और कुकी। नागा और कुकी जनजाति के बीच विवाद हुआ, नागा और कुकी में विवाद होता है, ठीक है, जिसमें नागा डोमिनेट करते हैं। नागा जो हैं वो नागालैंड के लोग हैं, नागालैंड के ग्रुप हैं वहाँ पे, ठीक है। वो लोग कुकी जनजाति के लोगों पे कंट्रोल करते हैं, हिंसा करते हैं और कुकी जनजाति के लोगों को थोड़ा सा पुश करते हैं, माइग्रेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो कुकी वाले लोग हैं वो मणिपुर के हैं। कुछ लोग ऐसा था बाउंड्री पे रहते हैं ना कि मणिपुर और नागालैंड की बाउंड्री है, तो नागालैंड के लोग भी हैं, इधर से कुकी जनजाति तो मणिपुर के लोग हैं, तो इनका विवाद होता है कि जब हमारा ज़मीन है, हमारा रिसोर्स है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तब ये विवाद आता रहता है इसके अंदर। तो नागालैंड की नागा, त्रिपुरा की ब्रू, आपकी मणिपुर की कुकी, ये जनजातियाँ आपस में हैं। तो इनके बीच में समझौता कराया गया है कि शांति समझौता होगा नागा में और कुकी में, कि आप शांति से रहा जाएगा, जो हिंसा हुई है उसको नहीं दोहराया जाएगा इसके अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आपको याद करना है, क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लगती है वो है आपका कौन सी जनजाति कहाँ पर है। हो सकता है आपसे ही पूछे ना कि कौन सा समझौता हुआ है, लेकिन कौन सी जनजाति कहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी जनजातियाँ इसके अंदर आ गई, मतलब इंपॉर्टेंट जनजातियाँ आ गई हैं। मिजो आ गई, नागा आ गई, ब्रू आ गई, आपका कुकी आ गई, ठीक है, बोडो आ गई। ये जनजातियाँ किस स्टेट में पता होना चाहिए आपको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इस पर डिस्कस किया गया है। पहला समझिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019, इसके ऊपर मुझे लगता है कि मेंस में आएगा सवाल, ठीक है। प्री में देखिए, पहला समझिए कि पहले पूछ सकता है आपको स्टेटमेंट देके कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुआ वो किसको अमेंड करके हुआ है, किस में अमेंडमेंट हुआ है। तो भैया वो हुआ है आपका नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के कानून में संशोधन किया गया, जिसको अब बोला जाता है सिटीजन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो 55 को 2019 से संशोधन किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैनी हो गए, ये 6 लोग हैं इसके अंदर, पारसी हो गए, सिख हो गए, ये इनको जब वो इंडिया आएंगे और इंडिया में अगर वो कुछ तय सीमा तक रह रहे हैं तो इनको छूट दी जाएगी। 11 वर्ष का पहले था कि वो 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष में कर दिया कि इनको नागरिकता दे देंगे इसके अंदर। विवाद यहाँ पर NRC को लेकर यही सब हुआ था कि भाई आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं आपने किया। तो एक तो ये था
ठीक है, भारत सरकार ने बोला कि मुस्लिम्स का उत्पीड़न इन कंट्रीज़ में नहीं होता है, इसमें क्योंकि माइनॉरिटी कंट्रीज़ का उत्पीड़न होता है, तो ये बोला गया। फिर बोलते एक चीज़ ये भी बात आई थी कि भाई ठीक है, मान लिया कि सिख, हिंदू, बौद्ध हिंदुस्तान की ज़मीन से आए, लेकिन पारसी और जो क्रिश्चियंस हैं ये तो हिंदुस्तान के धर्म नहीं है, तो इनके प्रोटेक्शंस में क्यों आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एनआरसी नहीं, सीएए की बात करते हैं, बाद में एनआरसी से जुड़ गया तो इसने मामला कॉम्प्लिकेट कर दिया इसके अंदर। वो सब हम मेज में पढ़ लेंगे, कितना कॉम्प्लिकेशन है, क्या हो सकता है, सरकार का क्या पॉइंट है, विरोधी का क्या पॉइंट है, ये हम बाद में देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो बसाए जाएंगे लोग, उसमें आप जो इनर लाइन परमिट होता है वहाँ पे नहीं बसाओगे आप। इनर लाइन परमिट, देखिए एक टाइम था कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, मणिपुर, वैसे चार स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ हो गया कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर में भी कुछ इसका हिस्सा था। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड वगैरह में ये इनर लाइन परमिट है कि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में आपको जाना है तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कल्चरल एक प्रॉब्लम रहती है, कल्चर को प्रोटेक्शन दिया जाता है, थोड़ा सा वहाँ की इकोनॉमी को है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, तो एक परमिशन ली जाएगी जिसको इनर लाइन परमिट कहा जाता है इसके अंदर। ये अंग्रेजों के टाइम में था, जिसको बाद में कैरी फॉरवर्ड किया गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो सीएए के तहत जो आदिवासी इलाके होंगे वहाँ पर नहीं बसाया जाएगा। तो देखिए अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई पहला स्टेटमेंट ये है कि किसको अमेंड किया गया, तो 1955 का जो लॉ था उसको अमेंडमेंट किया गया। फिर इनर लाइन परमिट में आप नहीं बसा सकते, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनमें यहाँ पे इनर लाइन परमिट चलता है। कुछ जगह पे मणिपुर भी चलता है, तो देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के अंदर शामिल जो राज्य हैं और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर नहीं बसा सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन आपको देनी है। 6th शेड्यूल जो आपका संविधान होता है, शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स होती है ना, तो वहाँ 6 शेड्यूल्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप इन लोगों को नहीं बसा सकते इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा इसके अंदर। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार एवं जनगणना 2021, तो देखिए एनपीआर इसमें किया गया है और इसको स्टार्ट किया गया। इसमें लगभग 21 बिंदुओं पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका माता पिता जो एनपीआर में डालेंगे, इसमें माता पिता की जन्म तिथि, जन्म स्थान को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम निवास स्थान, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर को भी शामिल किया गया है, ठीक है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार ने इन्हें शामिल नहीं किया था, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं। हो सकता सवाल आपसे बोल दें कि भाई ये बताओ कि ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जो हैं ये पहले वाले में भी थे, तो बताना चाहिए कि आपको ये पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब इस बार जोड़ा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। यह देश में सामान्य निवासी सूची है जो 1955 की नागरिकता अधिनियम के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। उल्लेखनीय कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है, उसके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना जरूरी है। तो 6 महीने से जो रह रहे हैं, 6 महीने से कम 6 महीने से रह रहे हैं, तो उनको सबको रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई कितना हम लोग यहाँ पर मैन पावर यहाँ पर आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सीएए के खिलाफ विद्रोह चला कि नहीं, सबने बोला कि नहीं आपने पक्षपात किया है, बहुत बड़ा मूवमेंट चला, सुप्रीम कोर्ट पे केसेस गए, ठीक है। केरल पहला राज्य था जो गया सुप्रीम कोर्ट में, इसने कहा कि नहीं ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि ये 131 का जो आर्टिकल 131 उसका उल्लंघन है। तो आपको समझना है कि 131 आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। आर्टिकल 131 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास 3 तरह की पावर है, उसका 3 प्रकार के क्षेत्र अधिकार है। एक है मूल यानी कि ओरिजिनल, एक है अपीलीय यानी कि अपीलेट, और एक है सलाहकारी यानी एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट 3 तरह से काम करता है। मूल यानी कि इसका मतलब ये होता है ओरिजिनल, ये बल्कि सवाल आया भी पीछे इसमें, अगर ये पूछते हैं कि कौन सा कोर्ट मूल आपको या ओरिजिनल आपको देता है, ओरिजिनल मतलब होता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले आप सेशन कोर्ट में जाइए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ऐसा नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब था ओरिजिनल, सीधे डायरेक्ट आया है, ओरिजिनल केस आया है इसके अंदर, ठीक है। तो और जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें ओरिजिनल केस जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले जाओ, सेशन कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद हमारे पास आना, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर अपील मतलब कि अगर कोई विवाद होता है
तो वहाँ पे अपील कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच विवाद हो गया, स्टेट और स्टेट के बीच विवाद हो गया, तो ये वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, एक सलाहकारी मतलब कि प्रेसिडेंट को लगता है कि सलाह मांगनी चाहिए कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी सलाह क्या सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है सलाह देने की। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो दे या ना दे। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उनके क्षेत्र से बाहर है तो मना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर वो बाइंडिंग हो। अभी जो जज साहब हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं, वो उनके ऊपर होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है उसको माने या ना माने। ठीक है, है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है। ठीक है, इस बजट में ही लॉन्च किया गया है और इसमें ये बोला गया है कि वेयर हाउसेस जो होते हैं वो जियो टैगिंग की जाएगी। वेयर हाउसेस का मतलब होता है जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, तो वेयर हाउसेस पे जियो टैगिंग की जाएगी और इसको वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA से संबंधित मापदंडों को बेहतर तरीके से अपनाने के लिए भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और ये PPP मॉडल पर रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रहने की कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो उसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ और वीडियो हम लेकर आएंगे। मेरी कोशिश है कि आपको जितना भी परीक्षा मंथन है लक्ष्य 2 वो ख़त्म करा दिया जाए। तो आप परचेज़ कर लीजिए, ना परचेज़ कर पाएँ तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूँगा आपको मैं। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, जो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।